स्ट्रेचर वाली लाश का बुरा हशर हो रहा था। खुदा जाने उसके जिस्म में किस नौयत का जहरीला धमाका खेज मवाद डाला गया था कि न सिर्फ ये कि उसका पेट खुल गया था बल्कि अब उसके जिस्म के तमाम आज़ा गल गल कर अलग होने लगे थे। यहूदी डॉक्टर ने इंतहाई संग दिली का मुजाहरा करते हुए लाश के बाजू को उठाया तो वो लाश के जिस्म से अलग हो चुका था। फिर उसने बदकिस्मत नौजवान के दूसरे बाजू को अलग करके दिखाया। उसके बाद दोनों हाथों से उसकी गर्दन को बड़े आराम से जिस्म से अलग कर दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी। इस किस्म का करीह और दहशतनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। यहूदी डॉक्टर ने दरवाजे पर से दस्तक दी। फौरन दरवाजा खोलकर दो कंपाउंडर किस्म के आदमी अंदर आए। उन्होंने मुंह पर पट्टी लपेट रखी थी। वो मलीदा बनी हुई लाश वाले स्ट्रेचर को खींचकर बाहर ले गए। मेरा ख्याल था कि यहूदी मेजर अब मुझे अपनी जानिब से राह रास्त पर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने ऐसा न किया। उसने मुझसे कोई बात न की। डॉक्टर से कहा कि दूसरे आदमियों को बुलाया जाए। डॉक्टर ने एक सेकंड के लिए बाहर झांका और फिर 4 हट्टे कट्टे आदमी अंदर घुसाए और आते ही उन्होंने मुझे दबोच कर स्ट्रेचर पर गिरा लिया। मेरे हथकड़ी लगी थी। उन्होंने देखते ही देखते मेरी टांगे नायलॉन की रस्सियों से स्ट्रेचर के साथ जकड़ दी। फिर मेरे हथकड़ी लगे बाजू को पीछे की तरफ लाकर स्ट्रेचर की पट्टी से जकड़ दिया। 2 रस्सियां मेरी गर्दन और सीने पर भी बांध दी गईं। मैं स्ट्रेचर पर जकड़ कर रह गया। मुझे उस लाश का ख्याल आ गया जो अभी अभी स्ट्रेचर पर सुर्ख स्याह गोश्त के टुकड़ों का ढेर बनी बाहर ले जाई गई थी। मेरे साथ भी वही हशर होने वाला था। मैंने दिल में खुदा को याद करके कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मेरी मौत आ गई थी। मरना तो एक ना एक दिन मुझे था ही। फिर क्यों ना बहादुर और गैरतमंद इंसान बनकर मरूं कि फलस्तीन की तंजीम आज़ादी के मुजाहिदों और शहीदों में मेरा नाम लिया जाए, मेरे मुल्क का भी नाम बुलंद हो। बस एक धमाका ही तो होगा मेरे जिस्म के अंदर और मुझे यकीन था कि सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरी जान निकल जाएगी। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। मुझे इस बात पर जरूर हैरत हुई कि यहूदी मेजर ने उस लम्हे भी मुझसे मामला तय करने की आखिरी कोशिश नहीं की थी। यहूदी डॉक्टर ने मेरे पेट पर से कमीज हटा दी। मेजर के हुक्म पर हट्टे कट्टे आदमी बाहर जा चुके थे। फिर मेरे पेट पर भी सुर्ख रंग की मालिश की गई। यहूदी डॉक्टर ने अब दूसरे कैप्सूल से नीले रंग का जहरीला महलूल सिरिंज में भरा और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, इस सिरिंज में भी वही जहरीला धमाका खेज महलूल भरा हुआ है जिसकी तबाही का नजारा तुम अपनी आंखों के सामने देख चुके हो। इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि इस जहरीले धमाका खेज मवाद की ड्यूरेशन यानी दौरानिया 5 मिनट था, जबकि इस धमाका खेज मवाद के फटने की मियाद एक खास मेडिकल प्रोसेस के बाद 5 मिनट से बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई है। आज से ठीक 7 दिन बाद इसी वक्त यानी सुबह के 8:07 पर यह मवाद खुद ब खुद तुम्हारे पेट के अंदर फट जाएगा और फिर तुम्हारा भी वही हशर होगा जो इससे पहले जासूस का हुआ था। इसराइली मेजर के चेहरे पर गहरा सुकूत तारी था। वो गहरी नजरों से मुझे तक रहा था। यहूदी डॉक्टर ने कदरे मुस्कुराकर कहा, हो सकता है तुम ये समझो कि हम तुमसे कोई ड्रामा कर रहे हैं और महज तुमसे राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा बेजरर महलूल तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस धमाका खेज महलूल के असली होने का सबूत मुहैया करने का भी हमने इंतजाम किया है और वो ये है कि 2 रोज बाद यानी परसों ठीक इसी वक्त तुम्हारे पेट में एक बहुत ही धीमा सा पहला धमाका होगा और तुम्हें खून की क़य आएगी। उसके बाद तुम्हारी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने फिर भी हमारे साथ ताउन न किया तो 7वें रोज उसी वक्त धमाका हो जाएगा जो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी धमाका होगा और तुम्हारा जिस्म पुर्जे पुर्जे होकर उड़ जाएगा। मैं बेजान पत्थर बना उस वहशी यहूदी डॉक्टर का मकरू चेहरा देख रहा था। फिर उसने इंजेक्शन की सुई की नोक मेरे पेट पर रखी और उसे जोर से दबा दिया। मेरी चीख सी निकल गई। उसने मेरी आंखों के सामने सारे का सारा धमाका खेज महलूल मेरे पेट में दाखिल कर दिया। सिरिंज खाली हो गई तो उसने बाहर खींच ली। फिर फातिहाना अंदाज में यहूदी मेजर की तरफ देखा। यहूदी मेजर मुझे देखे जा रहा था। वो मेरे सरहाने की जानिब खड़ा था। मेरी रस्सियां खोल दी गई थी। यहूदी मेजर ने मेरे कांधे पर हाथ रखा और झुक कर बोला, मेरे दोस्त, तुम्हारे पास सिर्फ 6 रोज हैं। ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन भी साबित हो सकते हैं। अगर तुमने हमें अपने साथियों के नाम और खुफिया एड्रेस और डेड ड्रॉप के मकामात बता दिए और हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो फिर तुम्हें एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा जो तुम्हारे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज मवाद के असर को हमेशा के लिए जायल कर देगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल जाएगी। दूसरी सूरत में तुम्हारा क्या अंजाम होगा तुम खुद मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारे पास सोचने को 6 दिन है। ठंडे दिल से सारे मामलात पर फिर से गौर कर लो। मैं छठे रोज तुम्हारी कोठरी में आऊंगा, लेकिन अगर इससे पहले तुम मुझे बुलाना चाहो तो बाहर खड़े गार्ड को सिर्फ इशारा कर देना, मैं खुद तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। यहूदी मेजर ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए मेरी पीठ आहिस्ता से थपथपाई। मेरी हथकड़ी खोलकर मुझे वापस मेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। मेरी हालत उस आदमी की सी थी जिसने गलती से तेजाब पी लिया हो और अब अपने जिस्म के गलने सड़ने का तमाशा करने वाला हो। मैंने कोठरी में
जलते बल्ब की मध्यम रोशनी में कमीज उठाकर अपने पेट को देखा। जहां इंजेक्शन लगाया गया था वहां सुर्ख रंग का दाना उभर आया था। मुझे पेट में किसी किस्म की कोई गड़बड़ या खून में गिरी वगैरह महसूस नहीं हो रही थी। कभी ख्याल आता कि ये मुझसे वाकई ड्रामा कर रहे हैं। असली धमाका खेज मवाद दूसरे बदनसीब एजेंट के जिस्म में सरायत किया गया था। मेरे जिस्म में कोई बेजरर महलूल दाखिल किया गया है। फिर ख्याल आता कि परसों मुझे खून की कै भी तो होगी। अगर कोई ख्याल आता भी तो यही कि मुझे अपनी जान पर खेल कर भी अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए, लेकिन वहां से फरार होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। इसी परेशानी में दिन गुजर गया। मुझे खाने को अच्छी खुराक दी गई। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज यहूदी डॉक्टर 2 मुसल्लह सिपाहियों को साथ लेकर मेरी कोठरी में आया। एक सिपाही के हाथ में ताम चीनी का पाट था। उसने घड़ी देखकर कहा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें खून की कै होगी, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। उसने मुझे पांव पर बिठाकर ताम चीनी का पाट मेरे आगे रख दिया। ठीक उसके बताए वक्त पर मेरे पेट को एक धक्का सा लगा और मैं पीछे को गिर पड़ा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर से मुझे मुक्का मारा है। हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी। डॉक्टर और एक सिपाही ने मुझे उठाकर दोबारा पांव पर बिठा दिया। मेरी तबीयत उछलने लगी और फिर वाकई मुझे खून की कै हुई। डॉक्टर ने पाट पीछे हटा लिया। मुझे गीला रुमाल देकर कहा, फिक्र न करो, दूसरी बार कै नहीं होगी। और वाकई उसके बाद मेरी तबीयत खराब न हुई। मैंने रुमाल से अपने होंठों पर लगा हुआ खून पोंछकर पाट में फेंका और दीवार के साथ सर लगाकर बैठ गया। मुझे शदीद किस्म की कमजोरी महसूस हो रही थी। यहूदी डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आज से 4 दिन बाद ठीक इसी वक्त 1 सेकंड के लिए तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ये सिग्नल होगा कि अगले सेकंड में धमाका होने वाला है। फिर तुम्हारे जिस्म के अंदर धमाका खेज मवाद फट जाएगा। उसकी आवाज तुम शायद ही सुन सको, क्योंकि धमाके के साथ ही तुम्हारा जिस्म भी फट जाएगा। ये कहकर यहूदी डॉक्टर मुसल्लह सिपाहियों की मैयत में कोठरी से निकल गया। दरवाजा बंद करके गार्ड ने बाहर से ताला लगा दिया। फिर उसने दरवाजे की सलाखों वाले चौखटे में से झांक कर मुझे देखा और इब्रानी में कहा, मुझसे कोई बात करनी हो तो दरवाजे पर हाथ मार देना। उसने फौरन सलाखों वाले चौखटे का पट बंद कर दिया। मैं दीवार वाले उस रोशनदान की तरफ देखने लगा जिसमें से दिन की हल्की सी रोशनी की किरणें अंदर आ रही थी। ये उम्मीद की आखिरी किरणें थीं। मुझे उसी सलाखों वाले रोशनदान में से फरार होना था। सलाखें लोहे की थीं। 4 दिन बाकी रह गए थे और मेरे पास सिवाय आहनी अज़्म के और कुछ नहीं था। मौत मेरे पेट में गर्दिश कर रही थी। मौत का टाइम बम मेरे पेट में था। मैंने अपनी आंखों के सामने उस धमाका खेज महलूल से एक मौत की सजा पाने वाले मुजरिम के पेट के परखचे उड़ते देखे थे। ये इंतहाई इक़दाम इसराइली इंटेलिजेंस ने इसलिए किया था कि वो मुझसे उन मिस्री एजेंटों के पते मालूम कर सकें जो उनके ख्याल के मुताबिक मेरे साथी थे और तेल अवीव या यरूशलेम के मुस्लिम फलस्तीनी इलाके में कहीं छुपे हुए थे। इसके अलावा वो मुझसे ऐसे डेड ड्रॉप की निशानदही भी चाहते थे जहां बकौल उनके मैं खुफिया दस्तावेजात की माइक्रो फिल्में डाल देता था और मेरा कोई साथी उसे वहां से वक्त मुकर्रा पर उठा ले जाता था। मेरी सिर्फ एक ही मिस्री एजेंट साथी सादिया थी जो नादिया के नाम से कट्टर यहूदी औरत के रूप में एक फोटो स्टूडियो की मालिक थी। इसराइली इंटेलिजेंस के अफसरान सुबह शाम मेरे पास आते और मुझे कायल करने की कोशिश करते कि मैं उनके साथ मिल जाऊं। वो मेरे बारे में ये ऐलान भी नहीं करेंगे कि एक मिस्री जासूस पकड़ लिया गया है। वो मुझे हर तरह का लालच दे रहे थे, हर तरह से तसल्ली दे रहे थे कि अगर मैं उन्हें अपने साथी जासूसों की फहरिस्त मुहैया कर दूं तो वो ये बात हरगिज जाहिर नहीं होने देंगे कि मैंने गद्दारी की है। और हर बार जाते हुए मुझे ये भयानक हकीकत भी याद दिला जाते कि मेरे जिस्म में गर्दिश करते धमाका खेज महलूल के फटने में थोड़ा वक्त रह गया है। मुझे यकीन दिलाया गया था कि उनके पास इस धमाका खेज महलूल का तोड़ भी है जिसका इंजेक्शन लगा देने से उसके असरात कतई तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन यकीन करें कि मुझे यूं लग रहा था कि जो बम उन्होंने मेरे जिस्म के अंदर रख दिया है अब अगर वो चाहें भी तो मुझे उसकी तबाही से नहीं बचा सकेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैंने जान की बाजी लगाकर वहां से फरार होने का पुख्ता अज़्म कर लिया। मैं चाहता था कि अगर मेरी किस्मत में धमाका खेज मौत ही लिखी है तो मैं इसराइली इंटेलिजेंस की काल कोठरी में न मरूं बल्कि किसी तरह यरूशलेम पहुंचकर मस्जिद अक्सा के मुकद्दस कुर्ब जवार में मौत को लब्बैक कहूं। जिस ब्लैक सेल में मुझे कैद किया गया था वो तेल अवीव की इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर की दूसरी मंजिल पर वाक़ था। उस संगीन पथरीली कोठरी का एक दरवाजा था जिसके बाहर एक यहूदी मैरीन स्टेन गन हाथ में लिए हर वक्त पहरे पर मौजूद होता। उसके अलावा कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान था जिसमें सलाखें लगी थीं जो फर्श से काफी ऊंचाई पर छत के साथ बना हुआ था। उस रोशनदान से बाहर की रोशनी आ रही थी जिससे मालूम होता था कि बाहर दिन का वक्त है। उस तरफ से ट्रैफिक की आवाज भी नहीं आ रही थी जिसका मतलब था कि वहां से सड़क काफी दूर है और दीवार के पार दूसरी जानिब कोई अहाता है, क्योंकि कभी कभी उस अहाते में किसी ट्रक के स्टार्ट होकर रवाना होने या बाहर से आकर वहां रुकने की
आवाज आती थी। मेरा जहन पूरी सलाहियतों और बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए मुझे उस काल कोठरी में नहीं मरना है। मैं फरार हूंगा, हर हालत में फरार हूंगा। मगर उस ब्लैक सेल से फरार होना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पास ना कोई पिस्तौल था, ना चाकू। जहरीले सिगार इसराइली इंटेलिजेंस वालों ने जाया कर दिए थे। बहादुरी और जांबाजी मेरे कुछ काम नहीं आ सकती थी। मुझे इंतहाई ज़ीरकी और जबरदस्त हिकमत अमली से काम लेकर वहां से फरार की कोई राह निकालनी थी, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी। मेरी निगाह बार बार दीवार वाले इकलौते रोशनदान की तरफ उठ जाती। क्या किसी तरह मैं उस रोशनदान की सलाखें काट कर दूसरी तरफ छलांग लगा सकता था? दिल को झूठी तसल्ली देने के लिए ये एक अच्छा जुमला था, लेकिन ये महज एक फरहत बख्श जुमला ही था जिस पर अमल करना बज़ाहिर नामुमकिन था। दिन में वक्फे वक्फे से 3-4 बार पहरेदार पानी या डबल रोटी देने के बहाने आकर मेरी निगरानी कर जाता। अब मुझ पर तशद्दुद नहीं किया जा रहा था। कोने में कमोड पर पांव रख कर भी रोशनदान तक नहीं पहुंच सकता था। अगर पहुंच भी जाऊं तो लोहे की मजबूत सलाखें मेरे रास्ते में हायल थीं, जिनको काटने के लिए न मेरे पास वक्त था और ना कोई तेज रेती थी। वक्त गुजरता जा रहा था। यहूदी डॉक्टर हर बार मेरे पेट पर उंगली फेर कर बहीमाना मुस्कुराहट के साथ मुझे याद करवा देता कि मेरे पेट में जो टाइम बम रखा गया है उसके फटने में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है। हम कल फिर आएंगे। उम्मीद है तुम कल तक अपना फैसला बदल लोगे। मुझे बेहतर नहीं तो लेकिन नॉर्मल खुराक दी जा रही थी। सुबह को एक अंडा भी मिल जाता। दोपहर को सब्जियों का सूप और 4 स्लाइस खाने को देते। इससे मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई काफी हद तक बहाल हो गई थी। मजीद एक दिन गुजर गया। अब मेरी मौत मुझसे सिर्फ 3 दिन दूर थी। मुझे जो कुछ भी करना था अभी करना था। दिमाग के कंप्यूटर ने बर्क रफ्तारी से काम शुरू कर दिया। हर इम्कान पर गौर किया, आदादो शुमार मुहैया किए। आखिर एक ही तरीक़ेकार सामने आया कि सबसे पहले जैसे भी मुमकिन हो इस काल कोठरी से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोची जाए। कोई ऐसी तरकीब कि ये लोग खुद मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाने पर मजबूर हो जाएं। एक ख्याल बिजली के कौंदे की तरह मेरे जहन के उफक पर खामोशी से लहरा गया। उसके साथ ही मैं फर्श पर चित लेट गया और मसनूई पेट दर्द से बिलबिला उठा। मैंने दोनों हाथों से पेट पकड़ लिया और ऐसी चीखो पुकार मचाई कि स्टेन गन वाला यहूदी मैरीन दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मुझे फर्श पर माही बेआब की तरह तड़पते देखा तो फौरन बाहर निकल गया। दरवाजा लॉक किया और फोन पर डॉक्टर को इत्तला कर दी। मैं यूं तड़प रहा था और शोर मचा रहा था जैसे मेरे पेट में अंतड़ियां कट रही हूं। चंद सानियों में वही मनहूस यहूदी डॉक्टर निस्वारी मूंछों वाले मेजर के साथ अंदर आ गया। मैंने चीख कर कहा, मुझे बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर मुझे मरने से बचा लो। मेरा पेट दर्द से फटा जा रहा है। मैंने कुछ ऐसी तबाहकुन किस्म की अदाकारी की कि फर्श से 1-1 फुट उछलने लगा। यहूदी मेजर ने डॉक्टर से परेशान होकर कहा, डॉक्टर इसे बेहोशी का टीका लगा दो। यहूदी डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप मेरे सीने से लगाई। मैंने जज्बाती एतबार से अपने खून का दबाव बढ़ा लिया था और मसनूई खौफदारी करके दिल की धड़कनें भी तेज कर ली थी। यहूदी डॉक्टर ने तशवीश के साथ कहा, बेहोश करने से मर्ज रफा नहीं होगा, हो सकता है ये अपेंडिक्स केस हो। इसे अपनी निगरानी में लेबोरेटरी के क्लिनिक में पहुंचाने का बंदोबस्त करो। मुझे इसका चेकअप करना होगा। मैं उसी तरह माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था। कभी दर्द से दोहरा हो जाता, कभी पेट में सर्द देकर रोने लगता। उसी वक्त मुझे स्ट्रेचर पर डालकर ये लोग कोठरी से निकाल ले गए। मेरे इर्द गिर्द 2 गन बरदार यहूदी चल रहे थे। मैं दर्द से चिल्लाते हुए दाएं बाएं सर मार रहा था और जायजा भी ले रहा था कि जहां से मैं गुजर रहा हूं ये कौन सी जगह है और उसका हुदूद अरबा क्या है। 15-20 कदमों के फासले पर क्लिनिक का दरवाजा था। जो ही मेरा स्ट्रेचर क्लिनिक के दरवाजे में दाखिल हुआ, मेरी निगाह दीवार में बने हुए एक चौकोर खाने पर पड़ी, जिसमें तांबे का एक चौकोर टुकड़ा अंदर की जानिब लटक रहा था। उस पर इसराइली हुरूफ में ट्रैश लिखा था। इस किस्म के चौकोर खाने यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और दूसरे ममालिक के बड़े बड़े शहरों की मॉडर्न इमारतों की हर मंजिल की राहदारियों में बने होते हैं। उसमें रद्दी अशिया प्लास्टिक के थैलों में बांध कर नीचे गिरा दी जाती हैं। नीचे एक छोटा सा हॉल कमरा होता है जहां थोड़े थोड़े फासलों पर पहियों वाले लोहे के बड़े बड़े ट्रेलर खड़े होते हैं। हर मंजिल से आने वाले कूड़ा करकट के थैले उनमें आकर गिरते हैं। फिर दूसरे रोज कूड़ा उठाने वाला बहुत बड़ा ट्रक इमारत के अकब में आकर खड़ा हो जाता है। कूड़ा करकट वाले गोदाम का अकबी दरवाजा खोल दिया जाता है। एक एक करके ट्रेलर को बाहर लाया जाता है और ट्रक एक क्रेन की मदद से इन ट्रेलरों का कूड़ा करकट अपने पीछे डालकर खाली ट्रेलर वापस रख देता है। उस ट्रैश के खाने को देखकर उम्मीद की एक किरण चमकी। मैं दर्द से चिल्लाता शोर मचाता क्लिनिक में आ गया।
जहाँ पहले से 2 नर्सें मौजूद थीं। मुझे स्ट्रेचर से लोहे के पलंग पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने फौरी तौर पर दर्द से निजात दिलाने वाली दवा का इंजेक्शन दिया। मैंने ऐसी अदाकारी की जैसे दर्द में मामूली सा अफाका हुआ है। यहूदी डॉक्टर ने उसी वक्त मेरे चेकअप का हुक्म दिया। मुझे सफेद रंग की एक दवाई पिलाई गई और फिर यहूदी डॉक्टर ने एक बारीक सा आला जो तार से मुंसलिक था मेरे हल्क में डाल दिया और रीडिंग देखने लगा। जाहिर है मैंने जो हाहाकार मचाई थी उससे मेरे आसाब में खिंचाव भी पैदा हो गया था। दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी और खून का दबाव भी बढ़ गया था। मैं अभी तक दर्द से कराहते हुए दाएं बाएं सर मार रहा था और डॉक्टर से इल्तिजा कर रहा था कि मुझे मौत का टीका लगा दो, मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ, मेरे अंदर अभी धमाका हो जाएगा। इसका असर मेरे आसाबी निजाम पर पड़ा था और ग्राफ मेरे अंदर इतनी गड़बड़ जरूर जाहिर कर रहा था कि वो लोग मेरी तरफ से मुतफक्किर हो गए थे, क्योंकि उनके लिए मेरा उस वक्त तक जिंदा रहना बेहद जरूरी था जब तक कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे देता। एक और बूढ़ा यहूदी डॉक्टर भी वहां आ गया। इस्राएली मेजर दोनों डॉक्टरों को दरवाजे के पास ले गया। तीनों आहिस्ता आहिस्ता चंद सेकंड तक बातें करते रहे। मैं समझ गया कि वो इस अहम नुक्ते पर गौर कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो धमाका खेज मवाद मौजूद है कहीं उसके कबल अज़ वक्त फटने का इम्कान तो नहीं है। इसका खतरा मुझे भी पैदा हुआ था कि मैंने इतनी उछल कूद मचाई है, कहीं मेरे अंदर का धमाका खेज मवाद ही न फट जाए। इसीलिए मैं अब किसी हद तक पुरसुकून हो गया था। वैसे भी मेरा जहन अब तेजी से उस ट्रैश ड्रॉप के बारे में सोचने लगा था। अगर किसी तरह मैं कमरे से निकल कर राहदारी वाले ट्रैश ड्रॉप तक पहुंच जाऊं तो मेरे वहां से फरार होने के काफी इम्कानात थे। मुझे कुछ वक्त मिल गया था। मुझे यकीन था कि कम से कम आज की रात ये लोग मुझे उस क्लिनिक में ही रखेंगे। मेरे लिए इतना वक्त भी बहुत था, लेकिन अभी वसूख से नहीं कहा जा सकता था कि मैं क्लिनिक में ही रात गुजार दूं। चुनाचे मैंने दोबारा थोड़ी थोड़ी देर बाद कराहना शुरू कर दिया और ऐसा जाहिर किया कि मैं वक्फे से बेसुध हो जाता। एक बार मैंने हल्की सी चीख मारी और बज़ाहिर बेहोश हो गया। फौरन किसी ने मेरी कलाई हाथ में लेकर नब्ज देखी, फिर मेरे सीने पर स्टेथोस्कोप लगाया, मेरी एक आंख का पपोटा ऊपर उठाया, मैंने डेला ऊपर चढ़ा लिया। यहूदी डॉक्टर की आवाज आई। मेरा ख्याल है इसे कुछ देर इसी जगह इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाए, मैं आकर इसे चेक करता रहूंगा। अब इस्राएली मेजर की आवाज आई। मैं गार्ड तैनात कर रहा हूँ डॉक्टर, मगर इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैंने बॉस को इत्तला कर दी है। यहूदी डॉक्टर ने कहा 2 स्टेन गन वाले गार्ड काफी होंगे। फिर ये हेडक्वार्टर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। इस एजेंट से जब तक हम जरूरी मालूमात हासिल नहीं कर लेते इसे जिंदा रखना होगा। कदमों की आवाज कमरे से बाहर चली गई। मैंने एक आंख जरा सी खोल कर देखा। एक भारी भरकम गोरी चिट्टी नर्स दरवाजा बंद कर रही थी। वो दरवाजे के पास ही कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ने लगी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। छत के साथ लगी ट्यूबलाइट धीमी धीमी रोशनी दे रही थी। सामने वाली दीवार पर एक चार्ट लगा था जिसमें नाक, कान और गला दिखाया गया था। शीशे की छोटी अलमारी में मुख्तलिफ दवाइयों की शीशियां और दूसरी चीजें पड़ी थी। यहाँ कोई क्लॉक नहीं था, इसलिए कुछ अंदाजा नहीं था कि वक्त क्या है। मैंने गौर करना शुरू कर दिया कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। जाहिर है बाहर 2 सिपाही स्टेन गन लिए पहरा दे रहे होंगे। उन पर काबू पाना मुश्किल था। उनकी जरा सी आवाज और स्टेन गन के फायर से एक आन में हेडक्वार्टर के सारे सिपाही वहाँ जमा हो सकते थे। वक्त हाथ से निकला जा रहा था। इससे बेहतर मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता था। कुदरत मुझे ब्लैक सेल से बाहर ले आई थी। अब यहाँ से निकलना मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर एक अलमनाक और इबरतनाक मौत मेरा मुकद्दर थी। यहाँ मेरा कमांडो एक्शन ही मेरी मदद कर सकता था। अगरचे कमांडो एक्शन की कामयाबी के सिर्फ 10% चांसेस ही थे, ताहम मुझे उस 10% इम्कान को 100% में तब्दील करना था। इसके लिए मौत के मुंह में छलांगे लगाने की जरूरत थी। अंजाम से बेखबर होकर एक्शन के समंदर में कूद पड़ने की जरूरत थी। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जब मुझे क्लिनिक के लोहे के पलंग पर पड़े पड़े कोई पौन घंटा गुजर गया तो मैंने आहिस्ता से कराहते हुए आंखें खोल दी और इब्रानी जुबान में पानी मांगा। मैंने एक आंख से देखा कि मोटी नर्स किताब एक तरफ रख कर उठी। शीशे के टम्बलर में से उसने कागज के ग्लास में पानी डाला और मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पट्टे फड़कने लगे, रगों में बिजलियां सी कौंध गईं। मैं ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि उस मोटी नर्स के हल्क से जरा सी भी आवाज निकले। जो ही मोटी नर्स पानी का कागजी ग्लास लेकर मेरी तरफ झुकी, मैंने उछलकर उसकी गर्दन के गिर्द अपने फौलादी पंजे का शिकंजा कस दिया। कमबख्त यहूदी की गर्दन मेरे अंदाजे से ज्यादा मोटी थी, मगर वो नर्म भी थी, जिसकी वजह से मेरी उंगलियां बहुत जल्द उसके नर्म गोश्त में अंदर तक धस गई। नर्स चकरा कर मेरे बिस्तर पर गिरी। मैंने गर्दन को 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी न छोड़ा। मेरा कमांडो शिकंजा उसकी मौत को करीब से करीब तर ला रहा था। उसका मुंह खुला था, आंखें फटी हुई थीं और डेले सफेद पड़ रहे थे। उसे बेहोश करके छोड़ने का खतरा मैं किसी हालत में भी मोल नहीं ले सकता था। वो होश में भी आ सकती थी। जब उसके दिल की धड़कन बंद हो गई तो मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटा दिया। ऊपर सफेद
चादर डालकर मुंह सर ढांप दिया और तेजी से बंद दरवाजे की एक तरफ लगकर खड़ा हो गया। मैंने पट के साथ कान लगा दिए। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर 2 यहूदी सिपाही स्टेन गन्ने लिए पहरे दे रहे हैं। मैं पहले उनमें से एक को अंदर बुलाना चाहता था। दोनों का बैक वक्त आना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता था, लेकिन मैं इस चैलेंज के लिए भी बिल्कुल तैयार था। मैंने वाकई सर धड़ की बाजी लगा दी थी। मैंने मेज पर से नर्स की किताब उठाई और आहिस्ता से शीशे की अलमारी की तरफ उछाल दी। किताब शीशे की अलमारी से टकराकर फर्श पर गिरी तो आवाज पैदा हुई। ठक ठक करते फौजी बूट दरवाजे की तरफ बढ़े। मेरे बाजुओं के पट्टे फौलाद बन गए। दरवाजे का पट खुला और पहले स्टेन गन की नाल और फिर इस्राएली फौजी सिपाही अंदर दाखिल हुआ। मैंने बिजली की तेजी से दायां बाजू भरपूर शिद्दत के साथ उसकी गर्दन पर मारा। ये एक फौलादी हथौड़ा था जिसने यहूदी सिपाही की गर्दन पर पीछे से ऐसी जर्ब लगाई कि वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने उसके आगे घुटना कर दिया। वो फर्श की बजाय मेरे घुटने पर लगा। दूसरे हाथ से मैंने दरवाजे का पट बंद कर दिया था, लेकिन धड़ाक से दरवाजा किसी ने खोल दिया। मेरी आंखों में बिजली सी कौंध गई। मेरी स्कीम नाकाम हो रही थी। मैं जैसे अंधा हो गया था। दूसरे यहूदी सिपाही की ठोड़ी पर उछलकर ऐसी किक लगाई कि उसके हलक की हड्डी पीछे गर्दन की हड्डी में घुस गई। वो भी पहले सिपाही के ऊपर ढेर हो गया। मैंने अंधाधुंध दरवाजा बंद कर लिया। मेरा सांस फूल गया था। मैं यूं हाँप रहा था जैसे 10 मील की दौड़ लगाकर अभी रुका हूं। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। मुझे अपनी लगाई गई जरबात पर पूरा एतमाद था। दोनों यहूदी सिपाहियों की लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। मैंने फौरन दरवाजे के अंदर से चटखनी लगाई, पलटकर बाथरूम का दरवाजा खोला, दोनों यहूदी फौजियों की लाशों को घसीटकर बाथरूम में डाला और दरवाजा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर पड़ी यहूदी औरत को देखा। वो मर चुकी थी। उसके मुंह पर चादर का पल्लू डाला और लपक कर दरवाजे के पास आकर आहिस्ता से चटखनी खोली। दरवाजे के एक पट को जरा सा खोला, थोड़ा सा सर निकाल कर बाहर देखा। राहदारी में बाएं जानिब से एक नर्स टक टक करती चली आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और धड़कते हुए दिल के साथ कान दरवाजे के पट के साथ लगा दिए। नर्स की जूती की टक टक दरवाजे के आगे से गुजर गई। जब ये आवाज दूर जाकर मालूम हो गई तो दरवाजे को खोलकर एक बार फिर बाहर देखा। राहदारी बिल्कुल खाली पड़ी थी। ट्रैश ड्रॉप वहां से 4 कदम के फासले पर दीवार में था। इस किस्म के ट्रैश पॉइंट बड़ी बिल्डिंग्स में साइज में इतने कुशादा बनाए जाते हैं कि उनमें से कूड़े करकट का फूला हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला नीचे को आसानी से फिसल जाए। चुनाचे ये चौकोर सुराख इतने बड़े जरूर होते हैं कि एक आम कद्दो कामत का इंसान उसमें से गुजर सकता है। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी और हकीकत को सामने रखते हुए मैंने ये सारी स्कीम बनाई थी। अगर मैं दोनों यहूदी फौजियों में से किसी एक की वर्दी पहनकर वहां से फरार होने की कोशिश करता तो वो कोई अस्पताल नहीं था, इजरायली इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था और वहां किसी भी मकाम पर मैं पकड़ा जा सकता था। हर कदम पर चेकिंग और सिक्योरिटी कार्ड दिखाने का इम्कान था। इसलिए मैंने इस ख्याल को तर्क कर दिया। ट्रैश ड्रॉप के पास जाने का इससे बेहतर मौका मुयस्सर नहीं आ सकता था। ट्रैश ड्रॉप 4 कदमों के फासले पर था। आखिरी बार मैंने राहदारी में दाएं बाएं देखा, फिर अल्लाह का नाम लेकर निकल आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।